हेलो एवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज की वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स 19 अक्टूबर के एडिशन के बारे में। आई एम सो सॉरी, 2 दिन वीडियोस नहीं आ पाए। काफ़ी मैं थोड़ा बीमार भी था और काफ़ी कुछ काम था। तो अब चलते हैं आगे। इंडाइसेस सर्च टू 3 वीक हाइज ऑन ग्लोबल क्यूज, ये आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली अभी मार्केट में तो आपको एक नेगेटिव एक खबर सी आप कह सकते हैं फैली हुई है, या लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि जो आपका फेस्टिवल का डिमांड है उसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट दिखना शुरू हो चुका है। आप बहुत छोटी सेंस में इसे कह सकते हैं, कम से कम एशियन मार्केट के लिए इसे कह सकते हैं। बट ये जो दिवाली और ये कल्चरल फेस्टिवल होता है, इसका बाहर इम्पैक्ट इतना नहीं देखने को मिलता है। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पर ग्लोबल मार्केट बढ़ रहा है। जैसे आपको यहाँ पे सेकंड थर्ड पैरा के अंदर दिखेगा एशिया। मैं आपको पहले मार्केट बताता हूँ क्या क्या होते हैं। एक तो आपका मार्केट होता है एशिया का। एशिया के अंदर पर्टिकुलरली बात करें तो इंडिया का मार्केट बहुत एक्टिव है, एक चाइना का मार्केट, एक जापान का मार्केट, ये 3 मार्केट बहुत एक्टिव है। इनके अलावा एक यूरोप का मार्केट बहुत एक्टिव रहता है, यूएस का मार्केट ऑब्वियसली एक्टिव है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट बहुत एक्टिव है। अफ्रीकन मार्केट मतलब आप नेग्लिजिबल के हिसाब से मान सकते हैं, जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जो बाहर के लोग करते हैं। तो जो जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स जिनको आप इंक्लूड करेंगे तो वो अमेरिकन हुआ, यूरोपियन हुआ, एशियन के अंदर मैंने बता दिया 3। रशिया का ऑफकोर्स मार्केट इंक्लूड होता था, बट अभी जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं और यूक्रेन के साथ बिल्कुल अभी रिसेंटली जो कर दिया है उसके बाद तो मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे नेगेटिव मार्केट जलद चार्ज हो गया और अब ट्रेडिंग वहाँ पर बहुत कम हो गई है, वॉल्यूम्स कम हो गए। और ऑस्ट्रेलियन मार्केट। तो ये 4 मार्केट्स मेनली हैं। अब यहाँ पे आपको चारों के बारे में दिखेगा। एल्सवेयर इन एशिया मोस्ट मेजर इंडाइसेस रोज 1 to 2%। यानी चाइना और जापान में भी 1 to 2% बढ़ा है। और की एवरेजेस इन यूरोप मार्केट के अंदर भी 0.2 to 0.9% बढ़ा है। यूएस के अंदर डाउ जोन्स जो है और S&P 500 है, वो भी आपके अराउंड 0.9% से बढ़े हैं। ऑस्ट्रेलियन मार्केट का इसके अंदर नहीं है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट तो कल 6% के आसपास बढ़ी है। तो इनके सबके चलते आपको देखने को मिलेगा कि अभी फेस्टिवल का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। और अभी जो बेसिकली वो इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो पड़ रहा है जो यूके का रोल बैक है फिस्कल स्टिमुलस का। हुआ क्या है, यूके की इकोनॉमी थोड़ी अभी ट्रबल के अंदर है। जब इकोनॉमी ट्रबल के अंदर होती है तब अपने वो फिस्कल स्टिमुलस को कम करती है, यानी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है चीज़ों के ऊपर, सब्सिडीज दे रही है, वो सब दे रही है, उनको कम करती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फिर वहाँ पे अनसर्टेनिटी फ्यूचर की जो है वो भी उसको झेलनी है, तो उसके लिए फाइनेंशियल्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए वो सेव करती है। अब ऐसा होता है तो इकोनॉमी में घट मतलब एक तरीके से घटौती होने लग जाती है, यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी का लेवल गिरने लग जाता है, प्राइस लेवल गिरने लग जाता है वगैरह। तो ये सब चलते इसीलिए मार्केट बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको बेसिक बात है कि अगर प्राइसेस चीज़ों के घटेंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। तो इस तरीके से अब ये 3 वीक हाइज इंडिया की पर्टिकुलरली बात करें तो 3 वीक हाइज पर चल रहे निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें। निफ्टी ने एक टेक्निकल एनालिसिस अगर आप करते हैं कोई, तो एक 17,400 का बहुत बड़ा हर्डल था। ये मुझे एग्जैक्टली नहीं आता है कि कैसे हर्डल होता है, कैसे हर्डल प्रिडिक्ट करते हैं। बट हर्डल का मतलब होता है टेक्निकली ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस होता है आपका ऊपर लेवल पे, सपोर्ट होता है नीचे लेवल पर। मतलब क्या होता है कि अगर एक सपोर्ट है, जैसे अगर हम एक अभी मान लेते हैं निफ्टी चल रहा है 17,800 चल रहा है, हम सपोर्ट लगा सकते हैं उस पर 17,600 पे मान लेते हैं। तो 17,600 पर क्या होगा कि हम ये मान के चल रहे हैं फिर कि अगर 17,600 के लेवल्स पर आ जाएगा तो उससे नीचे जाना बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से ऊपर वाली लिमिट होती है रेजिस्टेंस, यानी कि अगर वहां तक चला गया तो उसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये जो था, अब इसने 17,400 के इस रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया निफ्टी ने। और अब जो फेस्टिव का एस्पेक्ट ऑब्वियसली आता है, बट अभी नहीं आया है। तो वो जब आएगा तो वो आपको काफी अच्छे हाइज देखने को मिल सकते हैं, जब आपका ऑब्वियसली दिवाली का पूरा सीजन रहता है नेक्स्ट वीक ही। तो ये होता है। अच्छा हाँ, दिवाली के दिन ऑब्वियसली हॉलीडेज होते हैं, बट एक मुहूर्त ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, कभी बाद में बात करेंगे। वो दिवाली के टाइम पर कुछ टाइम के लिए मार्केट ओपन भी रहता है। डीओटी विल सीक टू एड्रेस ट्राई कंसर्न्स टू ऑन डिल्यूशन ऑफ पावर। डीओटी और ट्राई की हमें बात की गई है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको मैंने जो काफ़ी टाइम शायद 1-2 दिन वीडियोस पहले बताया था, एक टेलीकॉम बिल नया ड्राफ्ट हो रहा है। इसके अंदर आपका जैसे हमने देखा होगा 5G से रिलेटेड मेन तो चीज़ें हैं। और उसके अलावा ये जो डीओटी और ट्राई है, डीओटी है आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये डिपार्टमेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, और ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे ये मान लेते हैं आप सेबी बोल सकते हैं। सेबी होता है जैसे स्टॉक मार्केट के लिए, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं डीओटी की जगह पे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। तो इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट को अगर आप इक्विवेलेंट रखते हैं तो ये चीज़ है। अब क्योंकि नया ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल आ रहा है, तो यहाँ पर क्या चाहता है, डीओटी चाहता है कि ट्राई की कुछ पावर्स इनको मिल जाए। तो अब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विल सीक टू एड्रेस ट्राई कंसर्न्स ऑफ अ पॉसिबल डाइल्यूशन ऑफ इट्स पावर्स। तो अब यहाँ पर हुआ क्या है, आपको पढ़ने में लगेगा डीओटी विल सीक टू एड्रेस ट्राई कंसर्न्स ऑफ अ पॉसिबल डिल्यूशन ऑफ इट्स पावर्स। आपको पढ़ने में लगेगा कि डीओटी की कुछ पावर्स ट्राई को जा रही है,
बट ऐसा नहीं है, ट्राई की कुछ पावर्स डिमांड कर रहा है डीओटी, ये हो रहा है यहाँ पर। अब गवर्नमेंट इसीलिए थोड़ी कंसर्न है अबाउट सम क्लॉजेस इन द ड्राफ्ट बिल, क्योंकि ड्राफ्ट बिल के अंदर इससे रिलेटेड क्लॉजेस आ गए हैं। तो उनमें क्या हो रहा है कि जैसे अब देख सकते हैं इधर कि गवर्नमेंट ऑफिशियल से द रेगुलेटर इज कंसर्न्ड अबाउट सम क्लॉजेस इन द ड्राफ्ट बिल इंक्लूडिंग द वंस दैट सीक टू गिव डीओटी ओवरराइडिंग पावर्स। ओवरराइडिंग पावर्स मतलब जैसे हमारे लॉ में क्या होता है कि लॉ जो बन जाता है वो उसे हटाना, डिलीट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसे अमेंड करना पड़ता है, यानी क्या करना पड़ता है, एक दूसरा रूल डालना पड़ता है और एक और रूल डालना पड़ता है कि ये वाला रूल पुराने वाले रूल से ऊपर चलेगा। जैसे हमने पहला एक रूल चल रहा था पहले 1 मान रहे थे, तो उस सेक्शन 1 कोई भी एक्ट का, तो ये अगर हमें हटाना है तो हमें एक सेक्शन 2 डालना पड़ेगा, और हम हो सकता है सेक्शन 2 के अंदर ही डाल दें या फिर 3rd के अंदर अलग से बना के डाल दें कि ये जो 2 होगा वो 1 को ओवरराइड करेगा। तो इस तरीके से होता है। अब अगर ये डीओटी की पावर्स ऑब्वियसली ओवरराइड करती हैं ट्राई को, तो डीओटी फंक्शनल हो जाएगा। ऑन किस चीज़ के लिए होगा? ऑन इश्यूज रिलेटेड टू टैरिफ एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। मतलब वो ये कि टैरिफ कितना चार्ज करना है 5G की सर्विसेज का वगैरह, वो सब यहाँ पर हो जाएगा। 5G की सर्विस जरूरी नहीं है, 4G की सर्विस भी इसमें आएगा, क्योंकि सिर्फ सर्विस लिखा है आगे, क्वालिटी ऑफ सर्विस जहाँ। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक टाइम्स ने 2 इंटरव्यूज लिए हैं। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सीमेंस की कंपनी है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर ऑफ कस्टमर सक्सेस, ये एसएपी की एक कंपनी है। तो ये क्या होता है, आप इंटरव्यूज बहुत बेसिक होते हैं पढ़ना, बट इनमें क्या है आपकी जनरल सेंस डेवलप होती है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। स्मार्ट सिटीज़ का एक में कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, बताया कि स्मार्ट सिटी से कैसे फर्क पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप एक बार स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लें, जैसे गिफ्ट सिटी है गुजरात वाली वगैरह। एंड इंडिया की ग्रोथ ड्राइवर अमिड क्लाउड डिमांड, तो ये है कि इंडिया मतलब एक काफ़ी क्लाउड डिमांड जो होती है, क्लाउड मतलब होता है, मैं आपको क्लाउड एक्चुअली एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। जैसे आपका कुछ गेम्स होते हैं, आपने कई बार खेला होगा या देखे होंगे, जो आपके ऑनलाइन चल जाते हैं, आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, या कई बार ऐसे एड्स आते हैं कई गेम्स या एप्स के बीच में जो आप प्ले कर सकते हैं 2-3 मूव्स तक। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो क्लाउड गेमिंग, क्लाउड नेटवर्किंग या इस तरीके से होता है। क्लाउड मतलब जो भी आपका क्लाउड पे हो रहा है, नेट पर हो रहा है, ऑनलाइन बेसिकली। तो इससे हुआ क्या, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है, ये आपके 5G आने का वन ऑफ द मेन बेनिफिट है। एक बेनिफिट, 2 ही बेनिफिट मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, हालांकि इनका एक थिंक स्कूल पे बहुत अच्छा वीडियो है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, और दूसरा है क्लाउड गेमिंग, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड टेक्नोलॉजीज वगैरह वगैरह। मेटावर्स पूरा क्लाउड पे ही बेसिक रहता है, कोई उसमें सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जो मतलब प्योर सेंस में मेटावर्स होता है। हालांकि कुछ प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे अभी भी आपको करना पड़ सकता है। अब हम 5th पेज पे चलेंगे। बीच में क्या होता है, बीच में पॉलिटिक्स वाली न्यूज़ है तो हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक टाइम्स का एक नया पॉडकास्ट उन्होंने लॉन्च किया है, बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स। पॉडकास्ट सब सभी को पता है ये क्या होता है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, बेसिकली ये जो आपके BCCI के कुछ चेयरमैन है और ये टेस्ट क्रिकेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑस्ट्रेलिया के, गैरी किर्स्टन, इनका इंटरव्यू हुआ है पहला पॉडकास्ट के उसमें। ये जो QR कोड है यहाँ से आप स्कैन करके चैनल देख भी सकते हैं। बेसिकली इसमें हुआ क्या है, बात की गई है कि आजकल के जो क्रिकेटर्स हैं पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर और बाहर भी, वो IPL और ऐसी सिमिलर T20 लीग्स को तो अपने लाइवलीहुड के लिए खेलते हैं, मतलब कि वहाँ पे पैसा बनाने के लिए खेलते हैं। तो वहाँ पर पार्टिसिपेशन और जो इंकरेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा रहता है। पर इससे क्या हो रहा है, इससे टेस्ट क्रिकेट में आपका पैसा भी कम जा रहा है, यानी ब्रांड डील्स कम जा रही हैं, और उसके अलावा बाकी चीज़ें जो भी कमर्शियली कमा सकता है क्रिकेटर, वो कम जा रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि अगर मान लो आपको क्रिकेट में अपना स्पॉन्सर करना है, तो आप यही प्रेफर करोगे कि T20 के अंदर भी छोटा स्पॉन्सर हमें मिल जाए, एज अ छोटा स्पॉन्सर हम बन जाए, रादर देन कि आप टेस्ट क्रिकेट के मेन स्पॉन्सर भी बन जाए, क्योंकि वहाँ पर भी व्यूअरशिप भी कम हो रही है, सब चीज़ कम हो रही है। और एक किसी भी आर्ट के अंदर या स्पोर्ट के अंदर एक प्योरिस्ट नाम की चीज़ चलती है। प्योरिस्ट ये आप याद रख सकते हैं, जैसे अगर कोई भी एक ऑल्ट चीज़ करने की कोशिश करता है, जैसे अगर कोई कॉमेडी के अंदर कुछ करना चाहता है जो नॉर्मल जोक्स या नॉर्मल चीज़ों से अलग है, तो वो प्योरिस्ट लोग उसको थोड़ा वो करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे कि ये तो यार ये तुम क्या कर रहे हो कॉमेडी के नाम पर। जैसे जो तन्मय भट्ट वगैरह हैं, उनको जो सुनील पाल वगैरह लोग हैं, जो OG कॉमिक्स अब जिनको बोल सकते हैं, वो लोग उनको करते हैं, तो वो प्योरिस्ट कॉमिक्स हैं। तो इस बेसिस पे वो उनको क्रिटिसाइज करते हैं। इसी तरीके से टेस्ट क्रिकेट वाले बहुत सारे लोग जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलने में बिलीव रखते हैं, T20 वाले फॉर्मेट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पर वो सब इन्होंने पॉडकास्ट के अंदर इन्होंने डिस्कस किया। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैंने खुद ये पॉडकास्ट नहीं देखा है, बस इन 2 पैराग्राफ ये मैंने पढ़े और यहाँ से ही मेरे को ये चीज़ पता चली है। अब ये ज़्यादा रेलिवेंट भी नहीं है। आफ्टर IPL स्लिप क्रिकेट फाइंडर्स फुटिंग ऑन TV वंस अगेन, यही है कि IPL के अलावा इंडिया का जो मैच चल रहा है, एशिया कप चल रहा है, मतलब इंडिया के जो मैचेस चल रहे हैं उसमें इंडिया में TV में जो आपका व्यूअरशिप है वो बढ़ के, बहुत बेसिक डेटा है ये, उसी के चलते उन्होंने यहाँ पे साथ में डाल दिया है। दूसरा एक और चीज़ यही साथ में है। अच्छा मैं आपको एक और बता दूँ, BCCI के चेयरमैन भी अब चेंज हो गए हैं। BCCI के चेयरमैन पहले जो भी थे अब रॉजर बिनी हो गए हैं।
तो वो ही हुआ था, एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, उसमें ही अनाउंस किया गया था। और साथ में ही उसमें एक वुमेन्स आईपीएल भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, मतलब इंट्रोड्यूस तो हो रखा था, क्लियर हो गया है कि हाँ अब ये होगा, यानी अप्रूव हो गया। तो ये बहुत सारी क्रिकेट वाली न्यूज़ थी, हालांकि बिजनेस सेंस भी इसमें है पर कुछ। तो यहाँ पर देखते हैं आगे, आईएसए आइडेंटिफाइज 3 बैरियर्स टू ग्लोबल सोलर अडॉप्शन। सबसे पहले आईएसए पहला वर्ड देखते हैं क्या है। आईएसए आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये आपकी एक सोलर अलायंस है, आपको नाम से समझ में आ रहा है कि सोलर पावर जनरेशन से रिलेटेड ये काम करने में मतलब पूरी आपकी अवेयरनेस फैलाने में काम करती है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ये एक्चुअली इंडिया का ही इनिशिएटिव है। इंडिया ने एक यूके की कॉन्फ्रेंस में कहा था, मतलब पीएम मोदी ने, और उसके बाद ये सेटअप हुई है। 86 इसकी यूएन के मेंबर्स इसके मेंबर बने हैं, और ये काफ़ी प्राउड की बात है, इंडिया ने सेटअप करवाया है और इंटरनेशनल है। और इसका हेडक्वार्टर भी गुड़गांव के अंदर ही है, गुड़गांव हरियाणा, न्यू दिल्ली, मतलब वही आप समझ गए। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अब न्यू दिल्ली के अंदर इनकी एक 5th असेंबली हुई थी, उसके अंदर ये बताया गया कि कैसे कैसे कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन वगैरह, और पूरे ग्लोबली कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, ग्लोबल सोलर अडॉप्शन हो सकता है। तो उसमें 3 बैरियर इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। बहुत बेसिक में आपको मैं बता देता हूँ। एडवोकेसी, कैपेसिटी एंड फाइनेंस। यहाँ पर आपको दिखेगा एडवोकेसी, कैपेसिटी एंड फाइनेंस। एडवोकेसी का मतलब है कि कैसे करें, नॉलेज बेस्ड जो आपका कंसल्टेंसी है वो चीज़ है, उसकी रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे नेशंस में इतना एक्सपर्टीज या इतना नॉलेज ही नहीं है लोगों को या ऑफिशियल्स को कि वो इनको अडॉप्ट कर सके, प्रमोट करना बता सके। तो ये चीज़ है जिसे, इसका अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ये सोचें कि इंडिया में कितने ऐसे मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर या ये सब होंगे जो आपको लगता है कि सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, ये बहुत बेसिक लेवल के अंदर गाँव की भाषा में या अपनी कॉन्फ्रेंसिस में, अपनी स्पीचेस में समझा सकते हैं। तो आपको खुद समझ में आ रहा है कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे। अब दूसरी बात है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब है कि इनका जो सोलर से पावर जनरेशन होता है, ऑब्वियसली उसमें थोड़ा टाइम लगता है और सिर्फ दिन में वो पावर जनरेशन हो पाता है, तो उसकी वजह से फिर कैपेसिटी बहुत कम रह जाती है। और जैसे इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमीज में जितना पे रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ही रहती है थ्रू आउट द ईयर, तो वहाँ पे मीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब तीसरा है फाइनेंस। फाइनेंस ऑब्वियसली इनकी कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप बहुत ज़्यादा है और रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, तो जो अपफ्रंट पेमेंट होती है सेटिंग अप के लिए, वो कैसे मीट हो पाएगी। अभी पूरा पढ़ सकते हैं, पूरे के अंदर तीनों ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट लास्ट वाले पैराग्राफ के अंदर एक बात है, आर स्टडीज इंडिकेट दैट सोलर प्लस स्टोरेज विल बी द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बाय 2030। 2030 तक ये बताते हैं अपनी इनकी स्टडीज़ में कि ये अपना आप समझ सकते हैं कि सोलर से जो भी पावर जनरेशन होगा, और साथ में इनकी स्टोरेज यूनिट भी जो होती है, क्योंकि आपको रात को भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उसके लिए तो ये दोनों मिलाकर जितनी कॉस्ट होगी वो 2030 तक, ये जो आपकी नॉर्मल अभी कॉस्ट है इससे कम, इससे मतलब बेसिकली ये लोअर होगी उससे। तो ये चीज़ है। इसके अंदर 2 फैक्टर काम करेंगे, एक तो क्योंकि जो आपका फॉसिल फ्यूल से पावर जनरेशन हो रही है तो वो अनहेल्दी है, और वो उसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेस और ये सब लगा रहा है, और उसकी वैसे भी कोर फॉर्म में भी उसकी रुपी उसके मतलब डिमांड उसकी बढ़ रही है, तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात, ये जो सोलर पावर है इसमें इनोवेशन होकर a further 40 to 60% कॉस्ट डिक्लाइन इज एक्सपेक्टेड बाय 2050। 2050 तक 40 to 60% कॉस्ट डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है इसके अंदर। तो अब आगे चलते हैं। कापरी ग्लोबल एंटर्स द रेस फॉर ट्विन एसआरईआई कंपनीज। ट्विन एसआरईआई कंपनी, ये 2 कंपनीज हैं एसआरईआई नाम से, श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक इंकॉर्पोरेटेड और कुछ ऐसे, मतलब ये तो होल्डिंग बॉडी है एसआरईआई, और एक इनमें शायद स्टील की कंपनी है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है। तो ये आपको दिख रहा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड इक्विपमेंट फाइनेंस, सॉरी मतलब हाँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड इक्विपमेंट फाइनेंस दोनों लोन बेस्ड, फाइनेंशियल बेस्ड कंपनी है। तो इनका क्या हुआ है, इन्होंने क्या, कैपरी ग्लोबल, अब बेसिकली ये बैंकरप्ट हो चुके हैं दोनों कंपनीज। तो इनका जो जो लोग हैं जो इनमें रेजोल्यूशन प्रोसेस करना चाहते हैं, यानी कि जो इनके डिसोल्यूटेड एसेट्स बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं डिस्प्यूटेड एसेट्स बोलते हैं, यानी कि जो इनके लोन्स हैं उनको रीपेमेंट करने में, वो सब करने में इंटरेस्टेड है, खरीदने में, तो उनके अंदर एक 15 मेंबर्स की लिस्ट है, और उसके अंदर कैपरी ग्लोबल पे एंटर कर गया है, और इनके लेंडर्स जो थे जिन्होंने इनको लेंड किया हुआ था, उनकी ही रिकमेंडेशन पे कैपरी ग्लोबल एंटर किया। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर बहुत बेसिक है। इसके बाद आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे क्या कि क्यों यहाँ पर लेंडिंग, ये क्यों खरीदना चाहते हैं वगैरह। मैं आपको बहुत बेसिक में समझाता हूँ। होता क्या है कि कुछ लेंडर्स थे, उन्होंने क्या, ये लेंडर्स हैं और आपको मानना पड़ेगा ऐसा, ठीक है, लेंडर्स थे, उन्होंने एसआरईआई कंपनीज को लेंड किया। अब एसआरईआई कंपनीज कुछ भी रीजन की वजह से दोनों कंपनीज पे नहीं कर पाए, या क्योंकि वो खुद भी माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी है, हो सकता है इन्होंने भी आगे लोन दिया और फिर वो लोन ये रीपे लोगों ने इनको नहीं किया हो, तो बैड डेब्ट्स हो गए। तो फिर क्या हुआ, अब इनके जो 2 चीज़ें यहाँ पे खरीदेंगे लोग, जो भी इन्वेस्टर होगा उस तरीके से, जैसे कैपरी ग्लोबल है, कि ये जो लोन्स हैं इनको कलेक्ट करने की पावर, कि अब जो भी कलेक्शन होगा यहाँ पर वो हम करेंगे।
यानी कि ये जो बायर है मान लेते हैं कैबरी ग्लोबल भी इनके अंदर आता है, तो वो हम करेंगे। और दूसरी बात, हम आपके बिहाफ पर इनको लोन रीपे कर देंगे लेंडर्स को। तो ये तरीके से होता है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो रेजोल्यूशन प्रोसेस में आपको पैसा इधर देना पड़ता है यहाँ से यहाँ पर जो जाता है वो बहुत कम होता है, वो 50%, 60%, 70% तक भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा डील टू डील के ऊपर। और अब जो यहाँ से कलेक्शन हो सकता है उसकी रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये चीज़ होती है। और कई मतलब ऑब्वियसली बात है, रिलेशंस के चक्कर में या कुछ के चक्कर में भी बहुत सारी डील्स इनके अंदर होती हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही मतलब बकवास न्यूज़ है आप कह सकते हैं। आर्यन खान के केस के ऊपर 7 ऑफिसर्स के ऊपर ये शक करा गया है एनसीबी ने, उनके ऊपर इंक्वायरी हो। तो बहुत बेसिक आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर एमएसपी हाइक फॉर व्हीट पल्सेस मस्टर्ड बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। मतलब बजट फाइनेंस वो होने, मतलब बजट फिस्कल लो होने के बावजूद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। जैसे जो फार्मर्स होते हैं वो, उनके लिए गवर्नमेंट एक एमएसपी सेटअप करती है। एमएसपी मतलब जो राशन का आपका सामान होता है उसके अंदर ये जाता है। जैसे आपने व्हीट बनाया एक सर्टेन क्वालिटी का, तो उसमें आप एमएसपी में दे सकते हैं। मतलब एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने सेट कर दिया है। यानी कि अगर आपसे प्राइवेट मार्केट के अंदर कोई नहीं खरीद रहा या इंडिविजुअल्स नहीं खरीद रहे, तो आप गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। एमएसपी फिक्स प्राइस है इसके ऊपर। इसे क्योंकि ये फिक्स प्राइस है तो यहाँ पर आपको पता है कि आपको अगर कुछ नहीं बेचना पड़ा, एमएसपी में बेचना पड़ा, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा पहले से पता है। तो ये चीज़ है। अब जो व्हीट पल्सेस मस्टर्ड का एमएसपी है वो इन्होंने बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रही होगी, एमएसपी आरएमएस 2022 और 2023, एमएसपी आरएमएस 2023 2024। पहले तो फाइनेंशियल ईयर्स हैं दोनों। आरएमएस का मतलब है राबी मार्केटिंग सीजन। राबी सीजन का क्या होता है? राबी सीजन आपका, मैं आपको खोल रखा दिखा देता हूँ। राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, जो विंटर में सो की जाती हैं फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, और हार्वेस्टेड इन समर, जिसमें वीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड वगैरह है। तो ये चीज़ है। जैसे वीट पल्सेस मस्टर्ड ऊपर भी लिखा था कि इनके हाइक हुआ है। अब यहाँ पर द एमएसपी ऑफ वीट हैज़ बीन इंक्रीज बाय 110 टू 125 रुपीज़ पर क्विंटल। यानी जितना इंक्रीज आया है वो अमाउंट है 110 रुपीज़, और अब कितना हो गया है? अब 2125 पर क्विंटल हो गया है। टू हेल्प बूस्ट अप प्रोडक्शन ऑफ द स्टेपल फूड ग्रेन एंड इनकम ऑफ फार्मर्स, द इंक्रीज हैज़ बीन द हाइएस्ट फॉर लेंटिल्स। सबसे ज़्यादा लेंटिल्स, मसूर की दाल जो होती है, मसूर पल्सेस, तो लेंटिल्स बोलते हैं इंग्लिश में। इन्होंने लिखा है 500 रुपीज़ का उसमें इंक्रीज आया है, और अब 6000 रुपये पर क्विंटल पर एमएसपी है। क्विंटल का मतलब शायद 25 केजीज होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और दूसरी बात जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो देखा था कि हमने आईएसए का 5th असेंबली हुई थी दिल्ली में, तो उसका पूरा यहाँ पर रिपोर्ट है, प्रेस रिलीज है यहाँ पर। और प्रेस रिलीज पढ़ना मतलब ये एज अ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी चीज़ होती है, हम ये कंसिडर ही नहीं करते हैं। ये क्या होता है, जो न्यूज़ एक्सट्रैक्ट्स बनते हैं, जो भी बनते हैं, वो दो तरीके से बनते हैं। या तो प्रेस रिलीज से बनते हैं, और दूसरा होता है कि उन्होंने खुद अपनी रिपोर्टिंग, जो आपने देखा होगा इंटरव्यूज के अंदर बहुत सारे चैनल्स के माइक लगे होते हैं, तो वहां से बनता है। तो काफ़ी सारी न्यूज़ जो ऐसी होती हैं जो लोग नहीं मतलब कर पाते, यानी कि कवर करना अलाउड ही नहीं होता चैनल्स को। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स यहाँ पे जा ही नहीं सकता, इनको अलाउड ही नहीं है, तो वो फिर अपनी इस आर्टिकल से, इन प्रेस रिलीज से बनाते हैं। तो ये यहीं से भी न्यूज़ मोस्ट भी बनी है, तो आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये बेयर एक्ट या बेयर आर्टिकल इनको आप बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। मतलब हाँ, नहीं यहाँ पर हो गया है। और आरएमएस का बेसिकली यहाँ पर 2 साल का इन्होंने ये बता दिया कितना कितना इंक्रीज आया है अब। तो उस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर लेंटिल मसूर में देखा 500 का, यहाँ पर 110 का। तो दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। थोड़ी छोटी वीडियो रखी आज, क्योंकि थोड़ा लेट भी डाल रहा हूँ वीडियो फॉर दैट रीज़न। और आपको जैसे आप किसी भी दिन पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल में डाउट होता है तो आप बता सकते हैं, बहुत बेसिक मैं होगा तो मैं आपको डाउट ही क्लियर कर दूंगा उसके ऊपर। और वीडियोज़ होपफुली रेगुलर रहेंगी। और दूसरी बात कि अगर आप में से कोई CUET इसने इस साल लिखा है या नेक्स्ट ईयर लिखने वाला है, तो आप मुझे डीएम करें। आप मोस्ट प्रोबेबली DU में जा रहे होंगे या किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप मुझे एक बार टेलीग्राम पे डीएम कर दें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही अपना पर्सनल उसका लिंक दे दूंगा। पर्सनल उसका कुछ नहीं है, मैं जो ग्रुप पे PDF वगैरह शेयर करता हूँ तो वो भी उसी ID से, मतलब मेन ID से ही करता हूँ, तो आप उसके ऊपर मुझे डीएम कर सकते हैं। सो दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है अगेन तो आप कमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट, बाय बाय।